तो दोस्तों, वेलकम टू दिस पेज अगेन। सो हियर वी आर। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है पॉलिटी की, तो जिसको हम 25 से 30 क्लासेस में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है वो होता है पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी। और दूसरी तरफ एक और इसके साइड बाय साइड एक वर्ड है, वो है पॉलिटिक्स। तो एक मिनट अपने आप से ये सवाल पूछो कि पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में अंतर क्या है। तो मैं बताता हूं पहले आपको पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटी जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, और जो पॉलिटिक्स है वो मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रनिंग अ गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी मूवमेंट हो उसके लिए। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच में चल रही है या फिर अदर पार्टीज, रूलिंग पार्टीज जो होती है उनके बीच में होती है, वो पॉलिटिक्स होती है। लेकिन पॉलिटी पॉलिटी जैसे कोई भी रूलिंग पार्टी है वो रूल किस तरह से करेगी, वो हमारी पॉलिटी बताती है हमको। समझ में आया? तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, अभी हम बेसिक बेसिक कंप्लीट करेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सारे सवालों के जो जवाब है ये अभी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहला, टू कॉन्स्टिट्यूट समथिंग। टू कॉन्स्टिट्यूट समथिंग। दूसरा है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। इसके बारे में भी बात करेंगे कुछ टाइम में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन लाता है। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये तो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें इसकी जरूरत क्यों है, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको कि इसकी जरूरत क्यों है। वाई, हमको जरूरत ही क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो दोस्तों आपको क्या लगता है, किसी भी स्टेट या किसी भी देश, आपको एक बात और बता दूं, जो स्टेट होता है यहाँ पर वो हम पूरे देश के लिए बोल रहे हैं, ना कि ये उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे। स्टेट स्टेट यहाँ पे पूरी कंट्री के लिए बोला जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एनार्की होती है उसकी कंडीशन से हमको आउट करता है। जो एनार्की क्या होती है, लॉलेसनेस। अगर किसी जगह पर कोई लॉ ना हो, कोई रूल सेट रूल ना हो, तो क्या होगा, वो जो कंट्री होगी, वो जो सोसाइटी होगी, उसमें केओस होगा। उसके बाद बहुत ही ज्यादा लॉलेसनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं होगा, ये होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमको इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर एंड रूल बेस्ड सिस्टम। और ये हमको हेल्प करता है कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी हम अपनी सोसाइटी को कहां पर देखते हैं, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको तय करता है कि हमारे देश की या हमारे समाज की जो फ्यूचर है वो कहां पर है। ठीक। अब अगला सवाल आता है कि गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या गोल्स है? जस्टिस, जस्टिस डिलीवर करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, किसके लिए? फॉर पीपल, लोगों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और गोल है वो है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर। अब पावर को सेपरेट कैसे करते हैं? लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में हम पावर को सेपरेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे संविधान का एक गोल होता है कि जो हमारी पावर है वो सेपरेट हो, एक जगह पर ना हो। अब आगे चलते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कि हमारे जैसे हमको ये जानना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जिस तरह से आप जी रहे हैं वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जी रहा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल का हो गया है ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ये इवॉल्व हुआ है, बेस्ड अपॉन द कंसेंट सिस्टम। मतलब कि हम सबने मिलकर कंसेंट दिया है कि हम इस लॉ को मानेंगे और इस लॉ के हिसाब से अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे। एक मैंने अभी जो आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ द लिविंग ट्री, इसका मतलब क्या है? ये इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। अक्सर आप देखते रहते हैं कि हमारे देश के संविधान में संशोधन वगैरह हो रहे हैं, तो इवॉल्व विद टाइम, टाइम के हिसाब से इवॉल्व होता है। ये एक ऑर्गेनिक और लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि सोसाइटी जिस तरह से चेंज हो रही है, चेंज सोसाइटी तो क्या होगा? चेंज कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं नहीं नहीं, इवॉल्व, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी चीज रिजिड हो तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो देश है वो इतना भिन्न भिन्न तरह के लोग, बहुत अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग सोसाइटीज हैं हमारे देश में, अलग अलग रिलीजन्स हैं। उसके बाद भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से हमारे देश को एक करके रखता है। तो ये इवॉल्व भी तो होता है टाइम के साथ साथ कि जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था अगर रिजिड होता, तो जैसे आज के टाइम में इंटरनेट आ गया है, आज के टाइम में सोशल मीडिया आ गई है, इन सब के लिए लॉ कैसे बनते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ द लिविंग ट्री के बेस मॉडल पर काम करता है, इवॉल्व विद टाइम। अब इसकी जो ग्रोथ है वो क्या देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जा सकती है। ग्रोथ इवेल्युएटेड, इवेल्युएटेड बाय द पीपल एंड द जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, तो अब एक आपको एक नया वो देता हूं कि कौन रूल करेगा तो कैसा, कैसी गवर्नमेंट होगी। सबसे इंपोर्टेंट, अगर कोई भी रूल नहीं करेगा, नन, तो कैसी होगी? अगर रूल किसी एक के द्वारा किया जा रहा है तो कैसी होगी? कुछ लोग रूल कर रहे हैं तो क्या होगा?
और अगर सभी लोग रूल कर रहे हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहला, अगर कोई भी रूल नहीं कर रहा है तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, डिसऑर्डर बिल्कुल। एनार्की में क्या हो जाता है? डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी एक के द्वारा रूल किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे मोनार्की। मोनार्की कुड बी गुड और बैड, अगर वो बैड हो जाए तो क्या बोलेंगे? डिक्टेटरशिप। ठीक है दोस्तों, अगर डिक्टेटरशिप जैसे कि जर्मन का हमारा तानाशाह जाना माना एडोल्फ हिटलर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कुछ लोग हमारे देश के अंदर रूल करने लग जाएं, उसको क्या बोलेंगे? ओलिगार्की। उसको बोलेंगे ओलिगार्की। और अगर सभी लोग रूल कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? सभी लोग का मतलब कि देश के जो भी लोग हैं वो सब मिलकर रूल कर रहे हो देश के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। अब इट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनके बारे में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जैसे हमारा देश है इंडिया, दूसरा हमारा यूएसए, इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब कि अगर हम कोई लॉ बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे वोट मांगी जाए कि भाई पहले मैं वोट करूंगा, उसके बाद अगर मैंने ये पास किया हम सब ने मिलके तो ये लॉ बनेगा। नहीं नहीं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, और जो हमारे हाउसेज हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, उनमें कोई भी लॉ पास होता है, उसके बाद वो कोई भी बिल आता है, फिर पास होता है, फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके साइन होते हैं, और उसके बाद जुडिशरी उसको देखती है, देन वो पास होता है। तो ये हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम इसमें पूरे देश से कोई वोट वगैरह नहीं किया गया। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? स्विट्जरलैंड इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जैसे वहां पर भी हमारे जैसे ही बिल्कुल लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी हाउसेज में, तो वहां पर पहली बात तो 7 लोग होते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है ऐसे। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हीं में से बारी बारी बनते रहते हैं 1 साल के लिए। उसके पास कोई खास पावर नहीं है, ये सातों के पास ही है। और दूसरा, अगर कोई लॉ बना और मान लीजिए अगर 50,000 लोगों ने जाकर वहां पर 50,000 लोगों ने जाकर वहां पर बोल दिया कि हमको ये लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है जो बना है, तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन होंगे, वोट डलेगी, और अगर वहां पर वोट पड़ती है यस तो वो लॉ बन जाएगा, और पड़ती है नो तो वो लॉ नहीं बनेगा। तो ये होगी हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओलिगार्की हमने बता दिया था। ओलिगार्की में क्या था कि कुछ कुछ लोगों के से जैसे कुछ लोग होते हैं वो पूरे देश में रूल करते हैं। ठीक है, जैसे आर्मी, किसी कहीं की आर्मी रूल कर रही है किसी देश के ऊपर, तो ओलिगार्की के अंदर ही आता है। ठीक। और एक और कॉन्सेप्ट है एरिस्टोक्रेसी, यहां पर आ जाएगा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं, एलाइट रूलिंग क्लास होती है, एलाइट रूलिंग क्लास, जिनके पास पावर होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा होता है बना हुआ एकदम। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, अब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मतलब क्या? मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, आप भी खींच सकते हो। और काफी वर्ड आपने सुने होंगे कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, तो ये क्या है क्या नहीं है, ये हम आज आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा
इसको बना देते हैं, एक सेकंड बस, कुछ टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं हम डेमोक्रेट्स को। आज के बाद आप सब कुछ समझने स्टार्ट कर दोगे। रिपब्लिकन्स को यहाँ पर रखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं बीच में बिल्कुल डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो गई, और यहाँ पर हमारी क्या हो गई, डिक्टेटरशिप। किसी भी चीज में अगर हद हो जाए, हद, तो वो डिक्टेटरशिप ही मानो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर, उसके बाद यहाँ पर हो गए डेमोक्रेट्स जिनको बोलते हैं, वो हो गए लेफ्ट विंग वाले, लेफ्ट विंग। उसके बाद रिपब्लिकन्स जो होते हैं वो हो गए हमारे राइट विंग वाले। ठीक, और यहां पर आता है हमारे एक्सट्रीम राइट विंग, और यहां पर हमारा आता है एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। उसके बाद इसको समझने के लिए एक लाइन और। उसके बाद कहां पर हमारा सेंटर है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो। रेडिकल, ये सोशल चेंज की बात करेंगे, ये रेडिकल है। उसके बाद स्टेटस क्यों, और ये रिएक्शनरी है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग, अब समझना, जो भी लोग इस जोन में बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाले, जो डेमोक्रेसी के रिपब्लिकन साइड में जो है एक्सट्रीम राइट विंग वाले जो लोग हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम वालों को फासिज्म। उसके बाद जो राइट विंग, जो बीच में जो नॉर्मल राइट विंग वाले, ये वाले, इनको बोलेंगे क्या, कंजर्वेटिज्म। उसके बाद जो लेफ्ट विंग वाले हैं, बीच वाले यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम सोशलिज्म। और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग वाले कौन से होते हैं, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट। ठीक, जिनको बोल देते हैं। तो अब सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं कि जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो सिमिलर होता है। कंजर्वेटिव वो अप्रोच रखते हैं, और ऑर्थोडॉक्स होते हैं नेचर के अंदर, मतलब कि वो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं। वो कोई भी चेंज अगर होगा पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके अगेंस्ट रहेंगे। और वो बहुत ज्यादा रिएक्शनरीज, नेचर के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शनरी होते हैं। सबसे पहली बात ये होगी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लेफ्टिस्ट। ये वाली हमारा हिस्सा जो है, ये है हमारा लेफ्टिस्ट वाला। ठीक, इनके बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक तो प्रो चेंजर होते हैं, प्रो चेंजर्स, मतलब चेंज के लिए सबसे आगे, सोसाइटी के अंदर चेंज के लिए। ये लिबरल सोसाइटी होती है, लिबरल सोसाइटी। उसके बाद हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंज चाहते हैं, चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। और ये रेडिकल होते हैं नेचर में। किसी भी क्रांति की जो शुरुआत होगी वो इधर से होगी, हमेशा याद रखना। किसी भी क्रांति की शुरुआत होगी, भगत सिंह हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो सोशल चेंजेस के लिए उन्होंने दावे करे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज किया है, तब जाके कहीं रिवॉल्यूशन होता है, कहीं क्रांति होती है। तो हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी क्रांतिकारी हो तो वो विदाउट एनी डाउट लेफ्ट विंग। समझ में आया? तो आई होप आपको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज जो भी हमने कुछ पढ़ाया है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। इतना आपका जो बेस है उसको मजबूत किया है आज हमने। बाकी जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अच्छे से पढ़ाई करें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।